हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन की प्रैक्टिस टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 विजन एग्जाम की बहुत ही भरोसेमंद बहुत ही विश्वसनीय संस्था का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस पहले प्रैक्टिस सेट का पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था यानी 75 प्रश्न और मैंने कहा था कि बाकी के जो 75 प्रश्न है वो मैं पार्ट बी में सॉल्व करूंगा। अब हम लोग पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं यानी बाकी के लास्ट के जो 75 प्रश्न हैं ये हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों पार्ट ए में हम लोगों ने जो कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न थे कथन कारण इत्यादि संबंधी जो प्रश्न थे काफी बड़े बड़े टाइप के कंसेप्चुअल प्रश्न वो सॉल्व किए थे। अब पार्ट बी में हम लोग जो है इसमें खास करके फैक्चुअल प्रश्न सॉल्व करेंगे वन लाइनर के रूप में जो होगा। अगर आप लोग पार्ट ए नहीं देखें तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में आप लोग पार्ट ए देख लीजिएगा। बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न हमने एक एक चीजों को तोड़कर बताया है। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न ये प्रैक्टिस टेस्ट पहले के पार्ट बी को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के अतीत की जलवायु यानी पृथ्वी के अतीत की जलवायु परिस्थितियों को समझने के लिए क्रायोजेनिक संकेतक के रूप में सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से क्या माना जाता है। तो सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से दोस्तों ये आई स्कोर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है यही है दोस्तों। जो अतीत की जलवायु परिस्थितियां हैं इसको समझने में ये आई स्कोर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई स्कोर क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ हैं उनको एक तरह से ड्रिलिंग किया जाता है। जैसे हम लोगों के घर पे बोरिंग होती है ऐसे ड्रिलिंग करके बेलनाकार के रूप में वहां के वो एक तरह से सैंपल निकाल लिया जाता है। फिर यही बेलनाकार सैंपल जो ड्रिल करके निकाला गया है पाइप के रूप में तो इसी को दोस्तों इसी पर स्टडी करके पता लगाया जाता है अतीत की जलवायु कैसी थी। तो आप लोग समझ गए होंगे आई स्कोर के बारे में। आगे अगर हम लोग देखें 77 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर पूजा अर्चना की जिसे पेरुवैदियार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में एक मंदिर है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर वहां पर उन्होंने दर्शन किया था और यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर मतलब में शामिल है। यहाँ पर पूजा अर्चना की थी तो ऑटोमेटिक ये चर्चा में आ जाता है। ये तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। ये आप लोग याद रखिए कि आपसे केवल ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो करंट से नहीं रहता है। वो देखने में तो आपको वो लगेगा कि स्टैटिक से है लेकिन वो इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वो चीजें चर्चा में थी। तो प्रधानमंत्री यहाँ गए ये चीजें थोड़ा चर्चा में ही आपसे पूछ सकते हैं वन लाइनर में कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है ऐसे करके पूछ सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलेरोमीटर किसे मापता है। नाम से ही लग रहा है अगर आप लोग जानते हैं त्वरण को अगर पढ़े होंगे तो एक्सेलरेटर उसे इंग्लिश में कहते हैं तो इसी से रिलेटेड ये बना है। एक्सेलरेटोमीटर किसे मापने वाला उपकरण है तो त्वरण को मापने वाला है। याद रखे रहेंगे आप लोग। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली निजी डिप्लेटेड हैवी वाटर को आप लोगों ने दोस्तों खूब पढ़ा होगा 11th में ही D2O को हम लोग भारी जल यानी हैवी वाटर कहते हैं। इसी से नाम इसका बना है। डिप्लेटेड हैवी वाटर परीक्षण सुविधा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई तो टेमा इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। आप लोग इसे याद रखे रहेंगे। बहुत अच्छा परमाणु आत्मनिर्भर दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेमा इंडिया लिमिटेड ने इसे डिप्लेटेड हैवी वाटर के उन्नयन के लिए पहली निजी सुविधा मतलब शुरू की है। नंबर 80 को समझते हैं। इसमें आपको कुछ कथन दे दिया है और कह रहे हैं कथन को पढ़कर बताइए कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता विभाग की बात कर रहे हैं। ये विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और इसकी नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी थी। यस लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते हैं 1899 से 1905 में दोस्तों जिस साल में भारत विभाजन बंगाल का हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के ही काल में हुआ था। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है और इसकी नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन। दूसरा है जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे तब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा तथा राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 80 का आपका ये सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है।
अब हमें क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जी बिल्कुल, आप लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय के हेल्प से ये वाला स्टेटमेंट सही है। गोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये नरबली प्रथा के बारे में कह रहे हैं। तो नरबली प्रथा को समाप्त करने के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाया गया था ये, इसकी समाप्त करने के लिए कानून। तो ये भी सही है स्टेटमेंट दूसरा वाला। तो आपका जो आपका ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सत्य हैं, दोनों स्टेटमेंट। बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 को अगर देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वही बात इसमें भी है, दो कथन देकर पूछा जा रहा है कि बताना है हमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा दोनों कथन के स्टेटमेंट के आधार पर। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, जहां मुस्लिम कानून और उससे संबंध विषयों का अध्ययन कराया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जोनानाथ डंकन 1791 में मद्रास में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहां हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन कराया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अभी आरओ में ये इस टाइप के प्रश्न आया था। जोनानाथ डंकन ने 1791 में मद्रास में संस्कृत कॉलेज की स्थापना थोड़ी न करवाया था, ये तो बनारस में हुई थी भाई ना। तो यहाँ मद्रास कहाँ से आ गया? तो ये गड़बड़ हो गई। आपका केवल ए, आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट केवल एक सही है। ये दूसरा, ये वाराणसी हो जा रहता तब सही हो जाता। आगे अगर हम लोग देखें ये 83 वाले में, तो उसमें भी कथन कारण टाइप का आपको प्रश्न दे दिया है। कथन ए में कह रहे हैं, और कथन ए है, कारण आर है, बताना है कौन सा हमारा सही है। तो भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए यूरोपियों का महत्वपूर्ण पदों पर वर्चस्व आवश्यक माना जाता था। तो यस, इसीलिए तो बिल्कुल सिंपल सा बात है कि भारत पर ब्रिटिश शासन बनाए रखने के लिए बहुत ही ताकतवर महत्वपूर्ण पद पर वो बने रहना चाहते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपका। अब दोस्तों जरा हम लोग कारण आर को समझते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का मत था, यानी उनका मानना था कि भारतीयों को उच्च पदों पर उच्च प्रशासनिक पद देने से उनके हाथों में वास्तविक राजनीतिक शक्ति आ जाएगी। नहीं भाई, ये बात गलत है। अंग्रेज थोड़ी ना ऐसा कहे चाहेंगे कि हम भारतीयों को बड़े बड़े पद दे देंगे और तब पर भी वास्तविक शक्ति हमारे पास रहेगी, ऐसा थोड़ी ना चाहते। तो वो सोचते थे कि अगर ये बड़े पदों पर देंगे तो हमारी शक्ति हाथ से निकल जाएगी, हमारे हाथ में कैसे रह पाएगी बड़े पद देने से। तो ये गलत हो जाएगा, और ए आपका सही, आर गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 84 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय रजवाड़ों के बारे में किसने कहा था कि उन्होंने तूफान में तरंग रोधकों का काम किया। तो आप लोग जानते हैं जो पहले 1857 की जो लड़ाई हुई थी, राजे रजवाड़े उससे बैकफुट पर आ गए थे, समर्थन नहीं किए थे, वो लोग अंग्रेजों का सहयोग किए थे। उन्हें मानना था कि अगर आजाद हो जाएगा तो हमारी जो सत्ता है वो चली जाएगी। तो उसी के सेंस में एक अंग्रेज ने कहा था कि भारतीय रजवाड़ों में तूफान में तरंग रोधक का काम किया, यानी तरंगों को रोकने का काम किया। तो ये किसने कहा था, ये आपको बात यहां पर जाननी होगी। तो कहा था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने यही कहा होगा, क्योंकि इस समय वही वायसराय था। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 1857 जब लड़ाई हुई थी, लॉर्ड कैनिंग ही उस समय वायसराय था, तो यही कहा होगा। डलहौजी वगैरह सब तो चले गए थे, थोड़ी कहे होंगे। सिंपल सी बात है। आगे अगर हम लोग देखें 85 वाले में, तो कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग सबसे कम पाया गया। तो ये शिशु लिंगानुपात की एक तरह का बात कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के वे में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहां पाया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये सबसे कम यहाँ पर ये केरल में पाया गया था, यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो केरल में दोस्तों लगभग 10.4% की बात है यहाँ पर। और यहाँ जो हरियाणा है, हरियाणा में लगभग 13.2%। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग सबसे अधिक 17%। और यहाँ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लगभग 11% था। तो यहाँ पर सबसे कम केरल में आ जाता है, शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग सबसे कम केरल में। आगे देखें अगर हम लोग
ये 86 में। तो जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक संख्या पाई गई थी? यानी वही दोस्तों, एक बात करें, लिंगानुपात की ये बात कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में देकर, डायरेक्ट आपसे लिंगानुपात की बात नहीं की है। वो कह रहे हैं कि वही बात, क्योंकि लिंगानुपात की परिभाषा में यही होता है कि इतने पुरुषों पर इतने महिलाएं। तो वही बात है, महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक संख्या कहां पाई गई थी? तो कहां है दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में 996, आप लोग अगर देखेंगे तो यहां तमिलनाडु में आपको 996 मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में 993 आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और कर्नाटक में आपका जो है ये 973 है, और 973 उड़ीसा में, उड़ीसा की बात करें तो 980 लगभग, ये 979। तो समझ गए आप लोग, तमिलनाडु में ही सबसे अधिक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर 87 को देखें तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि एबीसी सूचकांक यानी अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किन किन संकेतों यानी किन किन इंडेक्स को सम्मिलित किया जाता है? तो एबीसी सूचकांक प्राप्त करने के लिए किन किन इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल, टीकाकरण, पोषण, विद्यालय की उपस्थिति, परिवार की आय नहीं किया जाता है, बाकी सब किया जाता है। 1 2 3 4 हमारे सही होंगे। अगर हम लोग देखें ऑप्शन में तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वाला। यस। आगे अगर हम इसी तरह का एक आपको बताया गया है ये क्वेश्चन नंबर 88 में कि कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमें ध्यान देना है, बाकी जो है तो वो है, जो नहीं है उसे पकड़ना है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि कौन सा है ये पूछ रहे हैं। तो जरा ध्यान देखें, सर्व शिक्षा अभियान तो 2001 में आया था, यस। साक्षर अभियान की बात करें तो ये 2009 में आया था, यस, ये भी सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू हुआ था, ये भी अपनी जगह पर सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 88 में आया था दोस्तों, 91 में नहीं आया था, ये 1988 में आया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो आपका कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल आपका ये गलत हो जाएगा, ये बी वाला, बाकी सब सही है। नीचे कुछ आपको जोड़े दिए गए हैं, उन जोड़ों में एक तरफ आपको चक्रवात है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है उसे बताकर आपको ऑप्शन में जो होगा उसी को बता देना है। तो विली विलीज आप लोग जानते हैं चक्रवात ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित। टाइफून चीन और खास करके उसके आसपास क्षेत्रों में है, और बोगियो फिलीपीन से संबंधित। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी के सभी सत्य हैं। आगे अगर हम लोग 90 वाले में देखें तो 90 वाले में दोस्तों वही आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा ना, जो चीजें चर्चा में होती हैं वो कहीं न कहीं आपको टच करा देगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। बन्नी चारागाह, तो यहाँ पर बन्नी चारागाह दोस्तों यहाँ पर कहाँ है? ये गुजरात में है। आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा चारागाह क्षेत्र है ये, तो बन्नी चारागाह याद रखे रहेंगे। और यहाँ पर बाग्याल चारागाह दिया है, तो बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, यस, ये भी सही है। और यहाँ पर खजियार दिया है, तो खजियार चारागाह तो जो दोस्तों लद्दाख में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखे रहेंगे। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यह गलत है। और पहलगाम में दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में यहीं पर अभी वो घटना हुई थी, आतंकवादी हमला, तो यहीं पर जानते हैं एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, यहीं पर हुआ था। तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें एक जिला है अनंतनाग, वहीं पर। तो ये भी सही है, बाकी सी वाला आपका गड़बड़ था। आगे अगर हम लोग 91 वाले में देखें तो इसमें कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत प्रणाली का निर्माण भारत के किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था, ये बताना है। तो हिमालय पर्वत प्रणाली का निर्माण भारत के किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था, ये हमें बताना है। तो हुआ था दोस्तों टर्शियरी काल में, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये टर्शियरी काल में। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, कह रहे हैं कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित है।
उस सही युग्म को दोस्तों हमें पहचानना है, बताना है। तो एक तरफ आपको कुछ कोयला क्षेत्र दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन राज्यों के नाम। तो कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है ये हमें पकड़ना है। तो राजमहल कोयला क्षेत्र दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह झारखंड में है। इसे याद रखे रहिए कि पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह झारखंड में है, इसे याद रखे रहेंगे। तो ये हमारा गलत हो गया। सोहागपुर, सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, यस ये सही है। और विश्रामपुर ये कोयला क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, यह छत्तीसगढ़ में है, यस। हम लोग छाता लिए रहेंगे तो विश्राम करने का मन करेगा धूप देखते हुए। तो ये झारखंड में नहीं, यह छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो केवल यहाँ पर हमारा बी सही हुआ, इसमें बी कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन में हो सकता है गड़बड़ी हो, तो केवल बी होना चाहिए था यहाँ। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कोई ऑप्शन बना लें, केवल बी ऐसे करके आगे चले। अगर हम लोग देखें 93 वाले में तो यही कह रहे हैं निम्नलिखित महासागरों एवं उनसे संबंधित महासागरीय गर्त युग्मों का विचार कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ आपको महासागर दे दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित गर्त दे दिया है। कौन सा महासागर किस गर्त से संबंधित है, कौन सा गर्त किस महासागर संबंधित है, ये वाला। तो आप लोग जानते हैं प्रशांत महासागर में ही ये मेरियाना ट्रंच सबसे गहरा होता है, यही जो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास नीचे गहराई है, 11,000 मीटर के आसपास कह सकते हैं। तो ये प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रंच, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। एक तो ये दोस्तों ये तो सही है। और अटलांटिक महासागर ये जावा दे दिया है, तो जावा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, ये जावा है, ये कह सकते हैं हम लोग ये जो जावा है ये हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये हिंद महासागर संबंधित है, तो ये गलत हो गया, अटलांटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों अगला आर्कटिक महासागर से यूरेशियन बेसिन, तो यस ये भी सही है आपका, ये वाला सही है। पहला और तीसरा सही निकल गया। हिंद महासागर से तो वो ये वाला जावा वाला था, ये थोड़ी ना है। तो ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच दोस्तों ये जो है ये कह सकते हैं ये अटलांटिक महासागर से होना चाहिए। तो यस ये वाला इससे होना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि 1 और 3 केवल सही है, ऑप्शन ए हमारा सत्य हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 94 वाले में तो निम्नलिखित में से किस उर्वरक की जल में घुलनशीलता 20 डिग्री पर सर्वाधिक होती है। तो ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसकी जल में घुलनशीलता 20 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो यूरिया का, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग 95 वाले में देखें तो कह रहे हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रेशेदार फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो जिनसे रेशा निकाला जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे रेशेदार फसलों की श्रेणी में से कौन कौन से आते हैं। कपास, जूट, सनई, सिंपल सा बच्चों वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम लोग देखें तो 96 में करें ध्वनि की मोटी अथवा पतली पहचानने की क्षमता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। आप लोग जानते हैं साउंड जो होता है ध्वनि, वो मोटा है पतला किस पर निर्भर करता है, वो पिच पर निर्भर करता है। पिच जिसे इंग्लिश में हम लोग ये गुणता बोल देते हैं। ये ऑप्शन नंबर ये तारत्व है, पिच। यहां पर ये हम लोग जानते हैं ये पिच पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें पिच तो दिया नहीं है, तो हम लोग किस पर जाएंगे जिसके कारण ध्वनि को मोटा पतला कर लेते हैं। सीधे सीधे आवृत्ति पर कह सकते हैं, जब पिच नहीं है तो ये आवृत्ति पर मामला आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पिच भी आवृत्ति पर एक तरह से डिपेंड करती है। आगे अगर हम लोग देखें 97 वाले में तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि वही बात है, इसमें कथन पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो कोयला और पेट्रोलियम को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण पुनः भूगर्भिक चक्र के कुछ दशकों में हो जाता है। दोस्तों नहीं, गलत बात है। कोयला पेट्रोलियम को रिन्यूएबल संसाधन थोड़ी न माना जाता है। जैसे जो सोलर प्लांट वगैरह हो गए या पवन चक्की से जो बिजली उत्पादन होते हैं, इन सबको हम रिन्यूएबल में आते हैं। ये कोयला पेट्रोलियम में तो जीवाश्म में आते हैं, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ये सीधा सीधा आपकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा में अगर देखें तो वायु और जल को अनवीनीकरणीय संसाधन श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, जो कि गलत है। वायु और जल दोस्तों ये रिन्यूएबल श्रेणी में आ जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है, तो सही कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हैं।
आगे अगर हम लोग 98 वाले को देखें तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वही बात यहाँ पर कुछ आपको युग्म दिए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन यहाँ पर क्या आपको दिया गया है, ये विटामिन B1 का किसका संबंध है, बेरी बेरी से। तो यस, ये तो यहाँ पर सत्य है, क्योंकि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये बात तो सही है। और विटामिन C की कमी से दोस्तों आप लोग जानते हैं स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों से खून निकलना और मसूड़े कमजोर वगैरह हो जाना, तो इसी को हम स्कर्वी कहते हैं। तो यस, ये भी सही है। और विटामिन D की कमी से घेघा थोड़ी ना होता है दोस्तों, ये तो गलत बात तो यहाँ पर हो गया। विटामिन D की कमी से दोस्तों एक तरह से रिकेट्स, जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, तो ये यहाँ पर ये हो जाता है। और तो आयोडीन घेंघा रोग होता है, इसी घेंघा का मतलब गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ए और बी केवल आपको सत्य मिलेंगे। तो सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पर आपको कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर डी वाले में भी गड़बड़ है और सी वाले में भी गड़बड़ है, तो हम लोग यहाँ पर सी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डी में भी गड़बड़ है, क्योंकि डी में यहाँ पर घेंघा जो हो जाता है तो वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, यहाँ विटामिन डी, तो ये भी यहाँ पर गड़बड़ है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग समझ जाइएगा। बाकी ये दोनों तो अपनी जगह पे सही हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए। आगे अगर हम लोग देखें तो ये गलत है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 99 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं रोनो वायरस संक्रमण का मुख्य संचरण मार्ग कौन सा है। तो रोनो वायरस संक्रमण का मुख्य संचरण मार्ग कौन सा है ये हमें बताना है। तो कौन सा है भाई, ये ओरल फेरल रूट, ऑप्शन नंबर बी। यस, आगे चले हम लोग अगर देखें तो 100वें में आपसे पूछ रहे हैं बॉडी इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है इसको समझना है। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, लंबाई के अनुसार वजन का सांख्यिकीय सूचकांक जो होता है, इसी को बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए लंबाई यानी शरीर, और मास का मतलब एक तरह से उसका अपना भार, तो वजन से समझ लीजिए। तो आपको थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा समझ में। आगे देखें अगर हम लोग 100 देख लिए, 101 में अगर देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 101 में, तो कह रहे हैं कथन पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचन का संग्रह मिलता है। जी आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर, ये भी यूपी पिट में इस टाइप का एक पूछा गया था, सुत्त पिटक किससे संबंधित है, तो वो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, मिलिंद पन्नों में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप हुई है। तो यस, मिलिंद पन्नों में यही है, ये भी वाला सही है यहाँ पर। और आगे अगर देखें तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन होता है। तो यस, तीन के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 102 वाले में देखें तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति यहाँ पर कौन सी है, याज्ञवल्क नाम दिया है, नारद, याज्ञवल्क, मनुस्मृति, पराशर स्मृति। तो सबसे पुरानी यहाँ पर दोस्तों ये आप में हो जाएगा ये, तो स्मृति साहित्य, तो इसमें ये मनु साहित्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। यस, मनु साहित्य सबसे प्राचीन स्मृति है दोस्तों। ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ये मामला आते हैं, तो सबसे पुरानी यही है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन आदमगढ़ और बागोर के संदर्भ में सही है। तो आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश में, ये आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये बागोर ये राजस्थान में है। तो आप लोग जानते हैं यहीं से पशुपालन का साक्ष्य हमें मिलता है। ये मध्य पाषाण युग के दोस्तों ये स्थल हैं, और इनमें मवेशियों एवं भेड़ बकरियों के पालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यस, आगे अगर हम लोग देखें तो 104 में कालीबंगा और मोहनजोदड़ो नाम दिया है कि नगर योजना मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन है।
तो कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो में कच्ची नहीं। ये तो गलत है, ये गलत है। और अगर हम लोग अगले ऑप्शन को देखें, बी वाले में, कालीबंगा में स्पष्ट जल निकाय प्रणाली थी, मोहनजोदड़ो में नहीं थी। दस ये भी गलत है। कालीबंगा में घर की कच्ची ईंट बने थे और जल निकास प्रणाली का अभाव था, जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के प्रयोग से विकसित हुए थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये 105 में, तो 105वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें, विचार कर बताएं कौन सा हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अशोक अपने राज्य के 5वें वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य राज्य की कर वसूली और सैन्य अनुशासन बनाए रखना था। तो यस, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर पहला वाला दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 13वें वर्ष के बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने 13वें वर्ष के बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। इनका कार्य वसूली, सैन्य अनुशासन नहीं, बल्कि धर्म प्रचार के लिए था। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। दूसरा वाला देखें तो अशोक ने मृत्युदंड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और अपराध के लिए दान व्रत प्रार्थना के अवसर प्रदान किए। तो नहीं दोस्तों, उन्होंने मृत्युदंड को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया था, ये भी गलत है। तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़ोगे अशोक के बारे में, पता चलेगा डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने पूरी तरीके से मृत्युदंड को नहीं किया था। अपराधी को 3 दिन का एक तरह से अवसर दिया जाता था, जीवन दान के लिए प्रार्थना कर सके और अपराधी परलोक की तैयारी कर सके। तो इस तरह का मामला वहां था, आप लोग जानते हैं। और 106 वाले में अगर हम लोग देखें अगर, तो इसमें कह रहे हैं कि उद्देशिका मूल अधिकार, यहाँ पर 106 वाले में कह रहे हैं उद्देशिका, मूल अधिकार और नीति निर्देशक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताएं कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, अनुपूरक नहीं, न कि परस्पर विरोधी। तो ये वाला मामला तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये तो सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं, नहीं मेरे भाई। प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल का मामला, कि आप कानून से यानी कोर्ट से आप कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। तो आप नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक तरीके से प्रवर्तनीय नहीं, अपरिवर्तनीय है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ये ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। 106 का ये बहुत अच्छा। 7वें पर अगर हम लोग चले, देखें क्या है भाई 7वें वाले में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा दे दिया है, इसमें कोई दम नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो बड़े होते हैं काफी सारी बातें अपने से बता देते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ज्यादा खतरनाक वन लाइनर में होता है, क्योंकि वो फैक्ट होता है, नहीं आया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और इसमें तो बहुत सारी बातें बता देंगे जो आप जानते रहेंगे, तो कनेक्ट कर ले जाएंगे। 7वें वाले में देखें तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। तो कौन कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान कराना, जी यस। न्याय को समान अवसर के आधार पर सुलभ बनाता था। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, यस, बीपीएसपी में जोड़ा भी गया था। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित कराना, पर्यावरण का संरक्षण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, यस, ये सब जोड़े गए थे। आय की असमानता को कम करना, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, नहीं भाई ये नहीं था, बाकी शुरू 4 के थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, कि यही जो है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से डीपीएसपी में जोड़े गए थे। तो डीपीएसपी में कौन जोड़ा गया था? तो ये चारों जोड़े गए थे। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इनके अनुच्छेद को। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 108 वाले में आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में भाषा के प्रयोग से संबंधित है? तो संसद में भाषा के प्रयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? संसद में भाषा के प्रयोग को लेकर। आप लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 120 में ये प्रावधान है, अगर आप लोग पढ़ोगे, संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाएगा, किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को अनुमति दे सकता है जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात न रख सके।
वह अपनी मातृभाषा में संबोधित कर सके, तो ये बात वहां पर कहा गया है, ये आप लोग जान लीजिए। आगे अगर देखें तो 109 में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो पहला है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति से ही वो पेश किया जाता है धन विधेयक यानी मनी बिल, इसलिए वो लौटा नहीं सकता है। तो मना तो कर सकता है एकदम से, लेकिन लौटा नहीं सकता है पुनर्विचार के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो दूसरा स्टेटमेंट में कह रहे हैं, यदि कोई साधारण विधेयक पुनर्विचार के बाद पुनः संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोक सकता। तो यस, बिल्कुल नहीं रोक सकता, स्वाभाविक सी बात। तो ये 2 वाला आपका तो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही होना चाहिए ये 9वें का, तो ये केवल बी होना चाहिए सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 वाला स्टेटमेंट सही था। 110वें को अगर हम लोग देखें तो वही बात इसमें कह रहे हैं, कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यस, ये वाला तो सही है स्टेटमेंट। न्यायाधीश को हटने की प्रक्रिया प्रायः महाभियोग कहा जाता है। जी बिल्कुल, यद्यपि संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो यस, तो ऑप्शन नंबर है ये भी यहां पर सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ये 110 का सी। यस, आगे अगर हम लोग देखें 111 वाले में, तो इसमें वही बात कर रहे हैं, आपको फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक तरह से क्रोनोलॉजी वे में आपको सेट करना है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। तो अजीब अजीब तरह से नाम दिया है नदियों का, ऋषिकुल्या, ब्राह्मणी, महानदी, दया। इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग जानेंगे तो बड़े ही अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये ब्राह्मणी नदी सबसे उत्तर में आपको आएगी। ब्राह्मणी नदी के बाद ये आसपास जब थोड़ा सा और दक्षिण बढ़ेंगे तो महानदी, फिर उसके बाद दया, फिर आपको सबसे अंत में ये ऋषिकुल्या आपको नदी मिलेगी। तो यहाँ एक सबसे अंत में, 2 सबसे पहले, तो 2 सबसे पहले, एक सबसे अंत में, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, और ये 4 दूसरे नंबर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा ये वाला। आगे चले हम लोग 12वें में देखें तो वेम्बनाड झील यहाँ पर दिया है। वेम्बनाड झील जो केरल में है, आप लोग जानते हैं केरल की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? तो वेम्बनाड झील में कौन सा है? तो वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील में स्थित एक द्वीप है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये वेलिंगटन द्वीप हो जाएगा, क्योंकि वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील में ही है। तो आप समझ लीजिए ये वेम्बनाड झील है और इसी में एक वेलिंगटन द्वीप है। तो ऐसे समझ जाइए, थोड़ा सा रीजनिंग में चित्र बना के आप लोग समझ जाइए। तो आगे चले हम लोग देखें यहाँ पर, तो 13 में क्या है हमारा, कोको जल संधि। तो जल संधि आप लोग क्या जानते हैं, संधि का मतलब मिलान, 2 जलीय क्षेत्रों को, जैसे ये जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, बीच में भूभाग है, इनको काट कर हम लोग नहर बना दिए, तो ये जल संधि हो गई, यानी 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ दिया इन्होंने, तो इसी को जल संधि कहा जाता है। कोको जल संधि किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? तो किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार का कोको द्वीप के बीच है, ऑप्शन नंबर डी। 14वें वाले को देखें, 114 वाले में क्या कहा जा रहा है आपसे कि कथनों पर विचार कीजिए, विचार कर बताइए कौन सा सही है। तो देखें, वर्ष 2025 में घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 139 है। तो 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है दोस्तों 2025 में, जिसमें 7 पद्म भूषण है, ये 7 पद्म विभूषण है 19, और बाकी 113 पद्मश्री हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक डीएन रेड्डी और भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा है। यस, आप लोग जानते हैं छठ गायिका में बहुत ज़्यादा इनका नाम है, अभी इनका देहांत हुआ था शारदा सिन्हा का। तो यस, ये भी है, तो सी हो जाएगा हमारा, दोनों के दोनों कथन सही हैं। आगे आप लोग जानते हैं यहाँ 15वें में आपसे पूछा जा रहा है, वही कथन देकर वही बात है, 2 कथन दिया है। कह रहे हैं 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025
जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये जापान के टोक्यो में नहीं, चीन में आयोजित हुआ था। ये बात यहाँ पर गलत हो गई। चीन में आयोजित हुआ था 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का। ये जापान में नहीं, चीन में हुआ था। चीन का चीन का कोई एरिया है, हेलो गजीजांग करके है, इसे गाजा टाइप का नाम है, हेलो गाजा करके ऐसे कुछ नाम है, समझ जाइए। लेकिन चीन में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इन खेलों का शुभांकर पांडा था तथा आधिकारिक स्लोगन यूनिटी इन स्पोर्ट्स पावर ऑफ एशिया रखा गया था। तो दोस्तों नहीं, ये बिनबिन था। बिनबिन और निनी करके इसका एक जो साइबेरियाई बाघ है उसके आधार पर इस शुभंकर था। तो पांडा ये नहीं था, यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर, 15वें का 115 का डी, कोई भी सही नहीं है। आगे अगर हम लोग 116 वाले को देखें तो कह रहे हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जरा बताएं भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं इस समय कुल 10 रामसर स्थल है, जो कि पूरे भारत में दूसरा सबसे ज्यादा है। पहला तमिलनाडु में है और दूसरा ये उत्तर प्रदेश में है। तो सूर सरोवर यानी जिसे हम लोग कीथम झील कहते हैं, आगरा में है। यस, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो शमन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है। यस। बखीरा तो ये संत कबीर नगर में है, बस्ती में नहीं है। तो बखीरा कहां पर है दोस्तों? संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। सांडी पंछी अभ्यारण्य हरदोई में है। यस, तो गलत पूछा, तो गलत सी है। आगे हम लोग 117 वाले को अगर देखें तो कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार कर बताइए कौन सा हमारा सही कथन होगा। उसके आधार पर हमें ऑप्शन चुनना है। माट यानी जिसे हम लोग भाड़ भी कहते हैं, मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा से जिलों में पाई जाती है और खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो उपयुक्त नहीं होती है, तो यस। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर भाड़ मिट्टी काली मिट्टी कहा जाता है, जिसे रेगुर मिट्टी एक तरह के काली मिट्टी की तरह होती है। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती तो है, लेकिन इसमें सिलिकेट आयरन वगैरह ये सब मिक्स होता है। ये खेती के लिए उपयुक्त उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। सॉरी, ये गलत नहीं, मतलब ये तो बात सही है ना, तो इसका मतलब सही है। भेंटा मिट्टी विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भेंटा मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो यस, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। जरा ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स टर्म एक होता है एफआरबीएम, उसी से संबंधित है। ये देख लेंगे तो आपको यूपीएससी लेवल तक का ये काम देगा आपको ये। तो पहला स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी जिसे हम लोग एफआरबीएम कहते हैं, एफआरबीएम एक्ट 2003 में ये आया था और लागू हुआ था 2004 में, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता और सभी पीढ़ियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। यस, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये सही है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट कर रहे हैं इस अधिनियम के अनुसार 2024-25 तक कुल सरकारी ऋण को जीडीपी के 60% तक सीमित करने का लक्ष्य है, जिनमें केंद्र का ऋण 50% और राज्यों का 10% होना निर्धारित है, जो कि दोस्तों यहाँ पर गलत है। तो जीडीपी 60% तक निर्धारित करना लक्ष्य है, ये बात सही है, लेकिन ये 40 और 20 का रेशियो है, 50-60 का नहीं है। इतना याद रखे रहेंगे तो आपको काम देगा। तो ये 50 नहीं, 40 और 20 का रेशियो है ये, इसलिए यह गलत हो गया। तो आपका केवल एक हुआ। आगे अगर हम लोग देखें अब 19 वाले में, तो जीडीपी को मापने का कौन सा उपागम अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम खर्च के योग पर आधारित है। तो कौन सा है दोस्तों वो? मतलब जीडीपी को मापने के 3 प्रमुख तरीके आप लोग जानते हैं। ये एक तरह का उत्पादन होता है, व्यय होता है और आय, यही मुख्य 3 होते हैं। तो उत्पादन, व्यय, आय, तो अंतिम खर्च के योग पर आधारित है। तो यहाँ पर तो तीनों है, तो यहाँ पर आपको व्यय, तो यस, ये व्यय वाला जो होता है दोस्तों, ये अंतिम में यही होता है, क्योंकि दोस्तों जो अंतिम खर्च होता है, खर्च में दोस्तों जो कंज्यूमर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट का होता है खर्च, खर्च में लगभग सभी आ जाते हैं। यस,
तो ये वाला व्यय उपागम दोस्तों ये होता है। अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम खर्च के योग पर आधारित यही होता है व्यय उपागम। आगे अगर हम लोग देखें तो 120 वाले में भारत में कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है। तो भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में ऐसा कौन सा क्षेत्र में है जिनमें एफडीआई की अनुमति नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉटरी व्यवसाय यानी एक तरह से जुआ जकाड़ी वाली जो चीजें होती हैं सट्टेबाजी, उसमें चीट फंड या ये सब में, सिगरेट तंबाकू नशा ये सब में नहीं है, तो यानी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में उनको अनुमति नहीं है। तो आगे देखें 121 वाले में कौन सा मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है। तो मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक कौन होता है, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, जो शरीर पर पड़ते ही शरीर को खराब कर देती है, तो वो गामा रेडिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ये गामा रेडिएशन होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। और इससे ज्यादा ये होता है पैराबैंगनी, फिर इससे इससे कम पैराबैंगनी, फिर पैराबैंगनी से कम अवरक्त, और सबसे कम खतरनाक जो होती है सूक्ष्म तरंगे, ये केवल गर्म करती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन आपका उत्तर पूछा है सबसे अधिक घातक है, तो गामा हो जाएगा डी वाला। तो आगे चले हम लोग देखें 22 में ये पूछा रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है। तो सही कूट का प्रयोग करके बताएं। यह एक मांग आधारित योजना है जो किसी राज्य, जिले, क्षेत्र या फसल विशेष पर आधारित नहीं है। तो यस, ये वाला तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। और अगला देखें तो इसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों यानी फुटकर दुकानें तो दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के आधुनिक अवसंरचना को तैयार करना है। तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही हुए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 21 वाले में अगर हम लोग देखें तो कौन सा हमारा 22 हो गया ना, सॉरी 23 वाले को देखना है हमें। तो विचार करिए, हमें कथनों पर विचार करना है, यहाँ विचार करके बताना है कि कौन सा सही है। तो भारत के उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिया है, करें भारत के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीशों यानी एक तरह के जो होता है कि जो ऊपर के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के अनुच्छेद 224 के तहत अधिकतम 2 वर्ष के लिए होता है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों में अपर न्यायाधीश केवल तब नियुक्त किए जाते हैं जब वे अस्थायी न्यायाधीश अनुपस्थित हों अथवा अवकाश में हो। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है। आप लोग जानते हैं 2 वर्ष की नियुक्ति की जाती है और 62 वर्ष तक वो बने रहते हैं, और कार्यभार अस्थायी रूप से इसको बढ़ाया जाता है टेम्परेरी रूप से, और केवल अस्थायी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अवकाश होने की स्थिति में किया जाता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश केवल जब नियुक्त किए जाते हैं तब अस्थायी न्यायाधीश उपस्थित हो या अवकाश पर हो। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा आपका, ये वाला। यस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 पे हम जरा नजर डालें तो इसमें कहा जा रहा है आपसे, कुछ कथन दिए गए हैं, कथन पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताएं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो भारत बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल का सचिवालय आयुसीएन में स्थित है और यह ब्रिज परियोजना द्वारा समर्थित है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो ये सही है यहाँ। और अगला अगर हम लोग देखें तो रामसर कन्वेंशन पर पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यानी COP 15 जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ, जिसे रणनीतिक योजना 2025 से 30 का शुभारंभ किया गया। तो यस, दो के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही हैं, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 25 वाला को देखें तो 25 वाले में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है। अब किसी राज्य में जब नेता इधर से उधर भाग जाते हैं तो उसकी अयोग्यता के संबंध में कथनों पर विचार करना है, हमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन सही है। तो संसद अथवा राज्य विधानमंडल किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य ठहराया जाएगा, यानी वो चाहे संसद का सदस्य हो, राज्य विधानमंडल के सदस्य का हो, उसे किसी निर्वाचित सदस्य के अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है। आप लोग जानते होंगे अगर किसी मेंबर को उसकी पार्टी ने उसको निकाला है तब उसके ही संसदीय मतलब उसका पद बना रहेगा, सांसद विधायकीपन उसका बना रहेगा।
अगर वो खुद इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो वही बात इसमें ये कहा है, अथवा पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से उपस्थित रहता है। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर करें कौन सा सही है। अब अगर हम लोग ये दूसरे स्टेटमेंट पे बात करें तो कह रहे हैं संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी निर्दलीय सदस्य को यदि वह चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है या अयोग्य ठहराया जाता है। तो यस, अगर कोई मान लीजिए निर्दलीय चुनाव जीत गया, जैसे मान लीजिए यूपी में राजा भैया, अगर वो चाहें किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये वाला, हालांकि उनकी भी अब पार्टी हो गई है, वो भी निर्दलीय नहीं रहते। तो यहाँ पर ये भी वाला बात सही कह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी नामजद सदस्य को यदि वह अपनी नामजदगी को 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो अयोग्य ठहराया जाएगा। यस, तीन के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, तीन के तीनों सत्य हैं। अगर हम लोग अब 24 वाला यहाँ कौन सा देख लिए हम लोग, 25 देख लिए, 26 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि भारत में विधायी शक्तियों के पूर्ण केंद्रीकरण का व्यवस्था किस अधिनियम से ली गई है। तो किस अधिनियम से ली गई है दोस्तों, तो चार्टर अधिनियम 1833 से ली गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 27 में तो कह रहे हैं यहाँ कि कौन सा कथन सत्य है, बताना है हमें पढ़कर कि हमें सही उत्तर देना है। तो पहला देखें स्टेटमेंट, तो अनुच्छेद 168 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर बनता है और कुछ राज्य में विधान परिषद भी होती है। तो यस, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ये मामला तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो 169 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है, या उसे है तो अगर उसकी जरूरत नहीं तो उसे उत्साधन यानी खत्म भी किया जा सकता है। यह संसद का निर्णय होता है, आप लोग जानते हैं, और बिना उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश के। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो दोस्तों, क्योंकि उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश लेनी पड़ती है, करता तो संसद है लेकिन उसकी सिफारिश होती है, 169 के अनुसार होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी कारण ये गड़बड़ हुआ। तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। आगे अगर हम लोग देखें 128 वाले में तो करें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना ये कब हुई थी, तो इसके बारे में बताना है। फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो डी पोषण मिशन के तहत, आप लोग जानते हैं डी पोषण मिशन से तहत एक जो समुद्रयान वाला मामला है, ये अभी आरओ में पूछा गया था। तो डी पोषण मिशन के तहत विकसित की जा रही मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य, जिसका नाम है मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का गीला परीक्षण हाल ही में कहां पर किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कट्टुपल्ली पोर्ट में किया गया है, ये आप लोग जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, कहां पर किया गया। तो ये कट्टुपल्ली पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला अगर हम लोग देखें 130 वाला में, तो हाल ही में प्रस्तुत मेजराना 1 नामक विश्व की पहली टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि वही बात है, हमें सही उत्तर देना है। तो इस बात को पहले आप तुरंत नोटिस कर लिए हमें क्या करना है, इसलिए मैं हमेशा आपके सामने मार्किंग करता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वर्ष 2025 में गोस्वामी तुलसीदास की 500वीं जयंती मनाई गई है। यस, ऑप्शन नंबर एक आपका तो सही हो जाएगा अभी। और गोस्वामी तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, यानी उनके शासनकाल में ये थे। तो ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट दूसरा ये भी सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सत्य है यहाँ पर। बाकी आगे चलें, देखें हम लोग 32 वाले में क्या है। तो 32 वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष
पैनल से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, विचार करके बताना है कौन सा सही है। लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम 10 सांसदों के अध्यक्षों के पैनल में नामित कर सकते हैं, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही चला सकते हैं। तो यस, ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही है। आप लोग जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष न रहे जब, तो उसके बाद अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऐसे 10 सांसदों के मतलब को अध्यक्षों के पैनल में नामित कर दिया जाता है कि ये न रहें तो ये न रहें तो ये, तो ऐसा होता है। आप लोग देखते होंगे कभी वो नहीं रहते हैं तो कभी जगदम्बिका पाल, कभी वो, ऐसे करके लोग चलाते हैं ना, तो वही बात है यहाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो पैनल के सदस्य स्वतः सदन की अध्यक्षता कर लेते हैं, वही बात जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसी से संबंधित एक ये तरह का मामला है। तो ये यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, सॉरी, रिक्त के मामले में नहीं होता है यह, जब वो न रहे या किसी कारण से असमर्थ हो उसके बाद होता है। रिक्त मामले में, रिक्त रहेगा तो फिर उनको चुन लिया जाता है, रिक्त के मामले में ये नहीं होता है। तो आपका ये केवल स्टेटमेंट पहला हो जाएगा, ये वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो 133 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खोजे गए क्रोमर रक्त समूह को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है क्रोमर रक्त समूह को यहाँ पर आपको दोस्तों, तो ये दिया गया है यहाँ पर नाम जो, तो ये क्राइब दिया गया है, यस, CRIB, क्राइब नाम दिया गया है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, ये कितने का होता है, कितने अंकों का, तो 14 अंक का होता है। आगे अगर हम लोग 35 वाले को देखें तो यहाँ पर लिखा है हाल ही में शुरू की गई मातृवन पहल, जिसके तहत शहरी वन विकसित किया जा रहा है, किस कार्यक्रम का हिस्सा है ये, तो मातृवन यानी माता वन नाम का ये एक तरह का वन है। इस पहल के तहत शहरी वन विकसित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का हिस्सा क्या है, तो उस कार्यक्रम के बारे में हमें बताना है। तो एक पेड़ माँ के नाम, आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में था अभी ये। तो अगला है यहाँ पर सिलिका के आधार पर, यहाँ पर जो पूछे जा रहे हैं 36वें में, सिलिका के आधार पर लावा के प्रकारों के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। अम्ल प्रधान लावा का रंग गहरा एवं काला होता है तथा यह कम तापमान पर ही पिघल जाता है, तो दोस्तों ये बात गलत है। जिस मतलब लावा में अगर एसिड बहुत ज़्यादा होता है तो उसका मतलब रंग मतलब वो तरह से हल्का रंग का होता है, और यह कम तापमान नहीं, उसे पिघलाने के लिए अधिक तापमान चाहिए, तो ये बात गलत हो जाती है। तो यहाँ पैठिक यानी बेसिक लावा का रंग पीला होता है तथा यह ऊंचे ताप पर पिघलता है, तो ये भी वाला यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि न पहला सही है और न ही दूसरा वाला यहाँ पर। तो पैठिक यहाँ पर इसका रंग गहरा एवं काला भार से अधिक होता है, तो इसलिए यह पतला हो जाता है, कम तापमान पर ही यह पिघल जाता है, ये पैठिक वाला। तो एक दूसरे का उल्टा दे दिए थे यहाँ पर। तो 37 को अगर हम लोग देखें तो 37 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कथन पर वही विचार करो, विचार करके बताओ कौन सा सही है। तो भारत में रासायनिक उर्वरक का प्रथम कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। रासायनिक उर्वरक का प्रथम कारखाना, ये मैं पढ़ाया था अभी आप लोगों को जब इंडस्ट्रियल पढ़ा रहा था, तो उर्वरक इंडस्ट्री के बारे में जब पढ़ाया था हैंड नोट्स के माध्यम से, आप लोगों को याद होगा, तो मैं बताया था कि तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा है गुजरात के कांडला, द्वारिका और अंकलेश्वर में भारत के प्रमुख उर्वरक केंद्रों में ये शामिल हैं। तो यस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे 38 वाले में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फसल और उनके जन्म स्थान के बारे में है, तो मक्का मध्य अमेरिका में था, यस, ये वाला तो सही है। आलू दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं आलू यह पेरू से आया था, यानी दक्षिण अमेरिका से, तो ये भी वाला सही है अपनी जगह पर। ऊदड़ कह रहे हैं दक्षिण अमेरिका से आया था, तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाती है। ऊदड़ का स्थान दोस्तों ये माना जाता है, ऊदड़ का मतलब ये भारतीय मूल की है, ये दक्षिण अमेरिका की नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और बाकी चाय तो चीन से है ही। दोस्तों अगर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये 39 को देखें तो 39 वाले में आपसे पूछा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में
कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव जानते हैं विपक्ष प्रस्तुत करता है, उसे लगता है कि हाँ इनकी सरकार बहुमत में नहीं है और वह पेश करता है। अगर वो पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो उसके लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई विशिष्ट आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होता है नहीं, कोई आवश्यक नहीं होता है। सिर्फ उसे लगता है कि हाँ कुछ मामला गड़बड़ है या अंदर से कुछ सांसदों को मिलाकर अपनी तरफ कर लिए, तो इसलिए वो किया जाता है। तो ये गड़बड़ हुआ। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मौजूदा सरकार गिर जाती है। यस, पहले मैंने बताया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा, आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 8वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं भाषाओं से संबंधित है। तो उसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो एक ट्रिक होता है कौमीने, तो यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो यही 3 भाषाएं वहां पर जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और 1967 में तो सिंधी जोड़ी गई थी, 1967 में सिंधी। तो यस, तो यही जोड़ा गया था। तो 1 2 3 कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। आगे चलें, अगर हम लोग देखें 41 में क्या है, किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म से अलग कर इस्लाम और ईसाई में अपनाने वाले दलितों को भी दे दिया जाए? तो दोस्तों ये रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था। तो यस, आगे चले हम लोग देखते हैं अगर 42 वाले में, तो 42 वाले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उपासना स्थल यानी विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो अयोध्या में विवादित स्थल, यस ये तो आता है यहाँ पर ये। और प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारक वे मामले जिनका अंतिम रूप से निपटारा हो चुका है, ऐसे स्थल जिनका रूपांतरण पूर्व रजामंदी से किया गया हो। तो यस, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं अगर 43 वाले में, तो पेशा अधिनियम के बारे में आप लोग जानते हैं, यह जनजातियों से संबंधित एक तरह का उनकी जो लोकल बॉडीज है उनको मजबूत करने के लिए पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार, जिसे हम लोग पेशा अधिनियम कहते हैं। तो इसको किस समिति की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया की समिति की सिफारिश पर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, याद रखे रहेंगे पेशा वाले को। आगे अगर हम लोग देखें तो 144 को इसमें कहा जा रहा है आपसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ विचार दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, पढ़ के बताना कौन सा सही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई नालसा के संरक्षक होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यस, ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार एक महिला अनुसूचित जनजाति का सदस्य या कस्टडी में व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र होता है। तो यस, दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 में देखें तो कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय देने की शक्ति देता है संविधान को। आगे अगर हम लोग देखें तो नार्को एनालिटिक टेस्ट, आप लोग जानते हैं नार्को टेस्ट होता है में मतलब एक तरीके से जब कोई बड़ा केस होता है, सॉल्व नहीं होता है, उस पर डाउट होता है, तो उसे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। उसमें व्यक्ति को एक ड्रग्स दिया जाता है जिसका नाम ट्रुथ सीरम होता है। तो ट्रुथ सीरम किसे कहा जाता है? सोडियम पेंटाथल को, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग देखें तो 47 को में क्या है यहाँ पर, तो 47 वाले में आपसे पूछा जा रहा है यही कि फ्लाई ऐश क्या होता है दोस्तों? महीन राख होती है, जैसे सीमेंट वगैरह या जब पत्थर वगैरह टूटते हैं, कोयला वगैरह खदानों पर उड़ती है, तो बहुत महीन राख जैसी जो धूल जैसी उड़ती है उसी को फ्लाई ऐश बोला जाता है। तो फ्लाई ऐश के संभावित उपयोग हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट की लागत प्रभावी विकल्प, कार्बन प्रच्छादन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल से पारा हटाना, और ये यहाँ सब भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये धान हेतु जैव उर्वरक, तो यहाँ पर ये तो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो होना चाहिए यहाँ पर पहला तो होना ही है, दूसरा भी होना ही है, और ये तीसरा भी है, और चौथा भी है, पांचवा नहीं होगा यही, बाकी आपका सब सही है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 48 वाले में,
तो इसमें कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम यानी रिस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम किन किन प्रमुख घटकों से मिलकर प्रारंभ किया गया है। तो किन किन घटकों से मिलकर इसके प्रारंभ किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं जन शिक्षण संस्थान योजना। यस, ऑप्शन नंबर ए, इसी से मिलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये कौशल भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। 49 वाले को देखते हैं, परिसीमन आयोग से संबंधित। यस, परिसीमन आयोग ही होता है जो ये तय करता है कि मतलब कौन से लोग किस विधानसभा मतलब किस क्षेत्र में वोटिंग करेंगे, एक तरीके से यह उसके लिए काम करता है। तो परिसीमन आयोग के संबंध में दोस्तों आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग से संबंधित बात कही गई है। तो ये सत्य है। स्वतंत्रता के बाद परिसीमन आयोग का गठन 5 बार हो चुका है। तो दोस्तों 5 बार नहीं, यह लगभग ये 4 बार हुआ है ये। तो एक बार तो हुआ था 1952 में हुआ था, और ये फिर 63 में हुआ था, फिर ये 73 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ था। लेकिन 2002 में ये चेंज नहीं किया गया था, हुआ था लेकिन उसी के आधार पर, ये 73 के ही आधार पर ही था। तो आपसे ये वाला कम हो जाएगा क्योंकि 5 नहीं 4 बार हुआ था। तो ऑप्शन ए केवल सत्य होगा यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें लास्ट प्रश्न 50 वाला, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो कुंजरू समिति ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये सी वाला। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना ये कुंजरू समिति के द्वारा 1948 में ये मतलब स्थापना किया गया था एनसीसी का। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने पूर्णतः ये अपनी टेस्ट सीरीज 1 को जो पार्ट बी बाकी था उसका पूर्णतः हमने कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा पहला टेस्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग दूसरे टेस्ट पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।